आज का टॉपिक है ब्लैक मनी या काला धन। इसके रीजन है ओरिजिन। ओरिजिन में हमें डिस्कस करना है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, किस स्ट्रक्चर से इसकी उत्पत्ति होती है और फिर इसके समाप्ति का तरीका। यही हमारे पढ़ने का मुख्य विषय है। यह आप जानते हैं, इनमें यह जो तथ्य दिया गया है यह आपको परिभाषा के रूप में सरकारी समिति, सरकार के प्रति जो समितियां हैं उसके प्रतिवेदन, जांच दल और विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषा दी है वह आप जानते हैं, जो सूचना के लिए यहाँ लिख देते हैं। फिर इसके ओरिजिन का और समाप्ति का तरीका लिखते हैं। यह है पॉलिटिकल इकोनॉमी। मुख्य समस्या भारत में दिखाई देती है, अन्य देशों में भी होगी, इसलिए इसे अन्य देशों में भी संरचना देखकर लागू किया जा सकता है। सरकारी समितियों ने अपने अपने प्रतिवेदन दिए हैं और प्रतिवेदन में सबसे पहले वांचू समिति 1970 में इसका गठन हुआ था। 71 में इन्होंने डेफिनेशन दिया, जो प्रतिवेदन सौंपा था उसमें इन्होंने इसका डेफिनेशन दिया था। दो भागों में उसे हम बांट सकते हैं या बांटा जाता है। एक काला धन या ब्लैक मनी या लीगल होता है, लीगल तरीका है, तरीका कमाने का लीगल है। और दूसरा उन्होंने कहा है इलीगल तरीका, गैर कानूनी तरीका। दोनों को उन्होंने रखा था काला धन के अंदर। कमाने का तरीका लीगल है, लेकिन यह अनअकाउंटेड मनी होता है, यानी गैर लेखांकित। इसका अकाउंट सरकार को धन है, यह अकाउंट इसका लेखांकन सरकार के खाते में नहीं होता है, यह शो नहीं किया जाता है। और इसे आमतौर पर सूरजभान गुप्ता, डॉक्टर सूरजभान गुप्ता ने टैक्स इवेजन को मुख्य रूप से रखा। यह डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को रखा। यह डायरेक्ट टैक्स है जैसे कि, और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है वे टैक्स जैसे कि आयकर और निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में आपके पास उत्पाद शुल्क है, बिक्री कर है, उत्पाद शुल्क है और आजकल जीएसटी है, ये इसके अंदर शामिल होता है। इसको सूरजभान गुप्ता ने टैक्स इवेजन या कर वंचन, कर की चोरी, कर अपवंचन, उसको इसमें शामिल किया। यानी इसकी परिभाषा रूप में स्थापित की गई, कमाने का तरीका इलीगल होगा या लीगल होगा या इलीगल होगा, जैसे कि यह घूस यानी ग्राफ्ट है। दूसरा तस्करी हो सकता है, काला बाजारी है, जुआ है, सट्टेबाजी है। ये सब इलीगल तरीके हैं। यह धन अकाउंट में नहीं आया, अनअकाउंटेड धन है, गैर लेखांकित धन। और सूरजभान गुप्ता ने इसमें मुख्य रूप से टैक्स इवेजन यानी टैक्स की चोरी को रखा है। कितने प्रतिवेदन हमारे सामने आते हैं? ये हमारे सामने सबसे पहले ये समितियों के नाम और विद्वानों के नाम हैं। ये आप जानते हैं, इसलिए इनको सिर्फ सूचना के लिए दिया जा रहा है। यह आपके हैं, पहला निकोलस कार्डर, भारत के संदर्भ में इन्होंने ही सबसे पहले कहा था। दूसरा है वांचू समिति। ये समिति यह है आपका, वांचू कमिटी के हैं आपके DTEC, डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमिटी है। ये रंगरेकर, OP चोपड़ा, NIFPFP, ये सरकारी जांच है कमेटी। सूरजभान गुप्ता, ये जस्टिस MB शाह,
ये चिलैया समिति, NK सिंह, KN काबरा, और बाद में इसकी जांच दल के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं भी चलाई थी। एक स्वतः प्रकटीकरण योजना, वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम चलाया था, और बाद में जस्टिस आए, और भी लोग हैं जो सरकार ने इसमें प्रतिवेदन में शामिल किए थे। एक है जस्टिस जीवन रेड्डी, 2011 में यह जांच के लिए आया था, कमेटी बनाई गई थी और अध्यक्ष थे। विदेशों में जो भी काला धन है उसकी जांच के लिए यह समिति बनाई गई थी। इनकी जांच दल था जो इंक्वायरी करता। अब ये देखना है, यह तो काला धन का पता लगाना है, लेकिन इससे पता लगाने और काला धन वापस लाने से जब तक हमें ओरिजिन का पता नहीं चलेगा तब तक हम इसका समाधान नहीं कर सकते हैं। हम सबसे पहले जाते हैं उस स्ट्रक्चर पर जिस स्ट्रक्चर से काला धन शुरू होता है। अब यह टॉपिक शुरू होता है यहां से। काला धन समझ गए, जांच समिति समझ गए, अनअकाउंटेड एंड टैक्स इन्वेशन इसके मुख्य कारण है, और मुख्यतः लीगल। यहां हमने सिर्फ लीगल तरीके को ही आधार माना है, इलीगल और भ्रष्टाचार को अलग, यानी जो भ्रष्टाचार का टॉपिक आएगा ये अलग आपको टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर ओरिजिन के यहाँ लिखने जा रहे हैं उसके कुछ ही पहलू यहाँ जाकर मैच करेंगे और इसके अदर रीजन्स आएंगे, ये अलग से डील किया जाएगा। तो ये इसे हटा देते हैं। भ्रष्टाचार वो इस पूरे स्ट्रक्चर में नहीं रखते। एक लीगल तरीका होना चाहिए जांच का, यह है आपका तरीका लीगल है, तरीका लीगल, और अनअकाउंटेड यह मनी है, तरीका लीगल है, अनअकाउंटेड मनी है। मुख्य रूप से इसी में आपके टैक्स इवेजन भी होते हैं, टैक्स इवेजन, कर की चोरी। अब हम इसको इस परिभाषा के आधार पे, भ्रष्टाचार को हटाकर इस परिभाषा के आधार पे इसे हम डील करते हैं स्ट्रक्चर। यही हमारे पढ़ने का आज का मुख्य विषय है। यह विषय यहां लिख देते हैं, बाय अंबुज कुमार मिश्रा। पढ़ाई यहीं से शुरू हो रही है आपकी। देखें, हम यहां 3 स्ट्रक्चर बनाते हैं। यह 3 स्ट्रक्चर में पहला स्ट्रक्चर है हमारा, यह है राजनीतिक। लिखा था हमने पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक, आर्थिक, अविकास। यह अविकसित अवस्था है। इसमें राजनीतिक भी अविकसित है और आर्थिक भी अविकसित है, दोनों ही अविकसित है। दूसरी अवस्था है राजनीतिक, आर्थिक, विकासशील। यहां लिख देते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसी का पार्ट है। और तीसरा है राजनीतिक, आर्थिक, विकसित। यह विकसित डेवलप्ड अवस्था है। पहले इसको देखते हैं, राजनीतिक, आर्थिक और विकास, इसके अंदर क्या शामिल करते हैं। राजनीतिक, पहला स्ट्रक्चर है राजनीतिक, आर्थिक और विकास, अनडेवलप्ड। यह है पहला राजतंत्र, निरंकुश, जहां भी जाएगा निरंकुश तंत्र है। एकाधिकार, राज्य का एकाधिकार, मोनोपोली, और साथ में आपका समाजवाद, साम्यवाद। ये कम से कम 4 स्ट्रक्चर दिखते हैं जो अविकास के हमें दिखाई देते हैं। इसको कैसे समझते हैं?
यह हमें पता है, राजा की सत्ता होती है, जनता और राजा के बीच का एक भेद है, निरंकुश तंत्र है, राज्य का एकाधिकार राजा का एकाधिकार है। इसे आप प्रश्न कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले जाने, यह वह अवस्था होती है जो राजनीतिक अविकास है और आर्थिक अविकास है। राजनीतिक अविकास कैसे है? राजनीतिक इसलिए अविकास है समाजवाद साम्यवाद, क्योंकि साम्यवाद में या समाजवादी चिंतन जो वास्तविक रूप से साम्यवाद का आधार है, उसके अंदर राजनीतिक अधिकार अंतिम है। वह प्रथम अधिकार नहीं मानते, वह राजनीतिक अधिकार को अंतिम अधिकार के रूप में देते हैं। यानी यह अधिकार अंतिम है, यह है ही नहीं, पब्लिक को यह मिलता ही नहीं है। उसके पहले सामाजिक आर्थिक अधिकार पहले मिलते हैं, आर्थिक अधिकार पर वह विशेष बल देते हैं। तो यह अविकसित अवस्था है, राजनीतिक अधिकार के रूप से अविकसित अवस्था है। और दूसरा, आर्थिक जब जाते हैं तो आर्थिक के अंदर हमारे सामने इनकी अवस्था होती है। इसमें प्रौधा ने कहा था, समाजवादी लेखक प्रौधा ने, संपत्ति चोरी है। और मार्क्स ने कहा था निजी पूंजी का नाश। यह अर्थव्यवस्था की भी दृष्टि से अविकसित है, अर्थव्यवस्था के नाश की तरफ जाता है, राजनीतिक अधिकार देता नहीं। इसलिए इस राजनीतिक और आर्थिक एकाधिकार को, यह जो राजनीतिक आर्थिक अविकास है, इस अवस्था को पहले डील करते हैं। क्या इसमें कोई काला धन है? यह एक स्ट्रक्चर है, यह पहला स्ट्रक्चर है हम जो देख रहे हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं हमारे सामने क्या होता है। पहला स्ट्रक्चर है हमारे सामने यह मौर्य, दूसरा है सल्तनत, तीसरा है मुगल और चौथा है ब्रिटिश। ब्रिटिश का उपनिवेशवाद, यह भी आर्थिक राजनीतिक अविकास है। लक्षण देखते हैं। मौर्य शासन एक केंद्रीकृत शासन था। मौर्य पहला केंद्रीकृत प्रशासन था। राज्य का प्रशासन अत्यधिक विशाल, राज्य का प्रशासन विशाल है, सरकारी तंत्र विशाल है। और नीचे जो दो भाग देते हैं, इधर जनता है, कृषक है, व्यापार है, दूसरी तरफ हम प्रशासन को देखते हैं। प्रशासन के ढांचे में जब जाएंगे तो हम यहां पाते हैं कितने कर हैं उनके पास, भाग, बलि, सेतुबंध जो सिंचाई था, सेतुबंध, वर्तनी, प्रणय जो विपत्ति काल में लिया जाने वाला था, पिंड कर, शुल्क, बिक्री कर 10% था, नहीं देने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था मौर्यों के काल में। ये करों के प्रकार, करों का मात्रा हमें दिखाई देती है और यह जनता से लगता है काफी मात्रा में कर लिए जाते थे। दूसरा है प्रशासन को देखें कितना है। सरकारी भूमि का सीताध्यक्ष, अकराध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष, मनाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, विविताध्यक्ष, गवाध्यक्ष। कुल 27 लिखे जा सकते हैं, 27 अध्यक्ष हैं। इसके अलावा 18 तीर्थ हैं। सन्निधाता और समाहर्ता थे। सन्निधाता वह व्यक्ति थे जो व्यक्ति कर संग्रह करता था, और सन्निधाता कर संग्रह करता। पहला समाहर्ता कर संग्रह करता है, या कर संग्रह करना, और सन्निधाता कोषाध्यक्ष एक विशाल
प्रशासनिक ढांचे का उसने निर्माण किया। इस प्रशासनिक ढांचे के अंदर बिक्री कर न देने वाले को कहा गया टैक्स 10% नहीं देने वाले, मेरे स्नीज ने लिखा है 10% देना है, नहीं देने वाले को मृत्युदंड था। और वह शिल्पी, समाज में जो शिल्पी थे, वह अगर टैक्स नहीं देते थे तो राजकीय शाला में एक दिन काम करना पड़ता था। वन था, हस्ती वन, द्रव्य मद, राज्य का हस्ती वन पर पूरा अधिकार था, खनिज था, पशुपालन था, सरकारी राजकीय भूमि थी, हर एक चीज पर राज्य का नियंत्रण था। अगर यह स्ट्रक्चर बनता है तो जनता के पास कितना बचा? यह जनता का पार्ट है और यह राजा का पार्ट है। राजा को मैक्सिमम गया, जनता को नहीं है। अगर मानते हैं नहीं है तो ना बचत है और ना पूंजी निर्माण है। जब ना बचत है ना पूंजी निर्माण है, तो जब दोनों ही नहीं है तो यहां काला धन सृजन की मात्रा अत्यधिक कम होगी। जितना ज्यादा नियंत्रण, सारा धन राजा के पास है, जनता के पास कोई धन नहीं है। सारा धन राजा के पास है, जनता के पास नहीं है। इस स्ट्रक्चर में हमेशा ध्यान रखें, मनी मनी होता है। ब्लैक एंड व्हाइट कंसेप्ट को पहले हटा दें। ब्लैक की उत्पत्ति खास स्ट्रक्चर में हो रही है। यहाँ राजा के पास है तो मनी दिख रहा है, जनता के पास नहीं है तो जनता के पास न होने से अभाव दिखता है। यही स्ट्रक्चर, यहाँ कोई ब्लैक मनी नहीं है, मनी मनी ही है सिर्फ। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। यह दूसरा स्ट्रक्चर है, यह है विकासशील, यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी है। यह बाजार भी यहां मौजूद है, बाजार, और सार्वजनिक क्षेत्र भी है। सार्वजनिक क्षेत्र भी है, यहां निजी पूंजी है, यहां सरकारी पूंजी, सरकार है, सरकारी पूंजी, सरकार का नियंत्रण है। यहाँ लाइसेंस भी, ये बाद में आता है। पहले देखें, ये जो सिस्टम का निजी और सार्वजनिक मिश्रित अर्थव्यवस्था थ्योरी के रूप में पैट मुलिन्स ने इसको सबसे पहले कहा था। किन्स ने भी इसे किन्स ने इसे दर्शन के रूप में दिया। तो हमारे पास मिश्रित अर्थव्यवस्था के विचारक के रूप में है, और वह विचारक हैं पैट मुलिन्स। इस विचार को देने वाले दूसरे हैं जॉन मेनार्ड किन्स, जिन्होंने पूंजीवाद के दोषों को दूर करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के या मिश्रित अर्थव्यवस्था को रखा और राज्य के सिद्धांत, राज्य के भी हस्तक्षेप के विचार को रखा था। तीसरा इसके अंदर आता है वह जिसे मिश्रित व्यवस्था में नहीं देखा जाता, लेकिन भारत के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और वह है हमारे सामने लेनिन के विचार हैं। यह याद रखिए, भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। लेनिन के विचार हैं कि वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैकवर्ड, यानी एक कदम आगे बढ़ने के लिए दो कदम पीछे हटना पड़ता है। उन्होंने इसी को आधार बनाकर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दी थी। थोड़ा निजी क्षेत्र को भी उन्होंने स्थान दे दिया था। दूसरे हमारे सामने माओ आते हैं। माओ को नहीं रखा जाता मिश्रित अर्थव्यवस्था, लेकिन यहाँ हमने रखा है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार में उनकी भी भूमिका दिखाई देती है। और भारत के संदर्भ में है जवाहरलाल नेहरू, जो स्ट्रक्चर उन्होंने दिया। तीसरा भारतीय संदर्भ में आता है, इन्होंने जल्दी ही मिश्रित अर्थव्यवस्था भी अपनाया था और समाजवाद, भारतीय समाजवादी संरचना के रूप में समाजवाद इन्होंने अपना सिद्धांत अपनाया था अवार्डी अधिवेशन 1955 में। तो यह वह स्ट्रक्चर है जो सामने आया, और ये भारत की वह मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई जो हो सकता है मूल सिद्धांत जो हो उससे विचलन तो हमें यहाँ दिखाई देता है। यहाँ काला धन यही उत्पन्न होता है, मनी यही ब्लैक मनी के रूप में चेंज होता है। कैसे? यही वह जगह है जहाँ काला धन है, काला धन। इसका सीधा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला है निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, और दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंदर में सबसे जो टैक्स इवेजन टर्म का यूज सरकार ने सरकारी प्रतिवेदन में है, टैक्स की यह एक विशियस साइकिल है, विशियस साइकिल। यह विशियस साइकिल यानी दुष्चक्र का निर्माण हो रहा है, दुष्चक्र की थ्योरी है यहाँ। यह दुष्चक्र कैसे? काला धन उत्पन्न होता है इस दुष्चक्र से कि सबसे पहले तो टैक्स की मात्रा को अत्यधिक रखी जाती है।
कर वंचन के लिए जब कहा गया कि टैक्स इवेजन होता है, टैक्स और प्रतिवेदन दिया गया टैक्स की मात्रा कम कर दो तो टैक्स की चोरी नहीं होगी, नहीं, यह अधूरा प्रतिवेदन है, मूल कारण पर नहीं पहुंचे। पहला है टैक्स की अत्यधिक दर, दूसरा साइकिल है इसका, वह साइकिल है बैंक रेट अत्यधिक, ये प्रतिवेदन में गायब है, बैंक रेट अत्यधिक होना। और तीसरा, यह एक एनपीए भी टर्म है, एनपीए यानी नॉन, इसे कहा जाएगा यह है वह एसेट जो कि प्रॉफिट नहीं देता है, यानी प्रॉफिट न देने वाले एसेट को कहा गया एनपीए। ये तीनों मिल करके एक साइकिल क्रिएट करते हैं, ये अधिक होगा और ये अधिक होगा तो ये भी होगा, और इसी के परिणाम स्वरूप काला धन भी दिखेगा। काला धन इसी एक विशियस साइकिल का पार्ट होता है। अगर ये समझेंगे तो काला धन की मात्रा भी कितनी है इसे भी हम निकाल सकते हैं। फार्मूला देखिए, सबसे पहले यह जो काला धन क्रिएट होता है टैक्स की चोरी से, तो टैक्स की चोरी कौन करते हैं? द्वितीयक सेक्टर, तृतीय, प्राथमिक सेक्टर तो ज्यादातर मुक्त ही है, इससे टैक्स लगता नहीं है। सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, उद्यमी करेंगे, उद्योग, व्यवसाय, या उद्योग है विनिर्माण, व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य, कुछ के नाम लिख रहे हैं, डॉक्टर, सभी वैध तरीके से काम करते हैं, वकील, सीए, जो भी आप नाम लिख देते हैं, शिक्षाविद, जो भी, या कोचिंग, जो भी टैक्स का इवेट कर रहे हैं वे सब के सब, ये कर की दर अत्यधिक है। तो उद्योग है, विनिर्माण है, व्यापार, डॉक्टर, वकील, जैसे टैक्स की दर अधिक होगी तो होता क्या है कि टैक्स की दर 30% लगा दिया, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, तो उस स्थिति में यह टैक्स की चोरी करते हैं। तो टैक्स का इवेजन करने का तरीका है टैक्स का अधिक होना, टैक्स का ज्यादा होना। ध्यान से देखें, मान लीजिए कि इसी आदमी, एक डॉक्टर है या एक उद्योगपति है, यह अगर बैंक से लोन लेता है तो एक डॉक्टर को एक एमआरआई की मशीन खरीदने के लिए 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक चाहिए। इसके अलावा सेटअप के लिए भी 30 से 60 लाख रुपया लग जाता है उसमें, अगर वह एक बड़ा खरीदता है। इस पर अगर वह 10% ही, वैसे 12, 14, 15 क्या लेते हैं, वह ज्यादा ही हो सकता है, 10% ब्याज लगेगा, तो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक वह सालाना ब्याज देगा, मूलधन जस का तस रहेगा। यही रकम अगर उद्योगपति लेगा तो उसे भी 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक सालाना देना है और मूलधन उसका जस का तस रहेगा। अब यही वह धन को जब वह धन को, तो यह वह कौन सा धन है? वह जो उसने कमाया था उसी को सरकार ने टैक्स के रूप में ले लिया। अब ये टैक्स लिया, फिर इस आदमी अपना ही धन देकर जब बैंक से लोन लेगा तो वह उसने टैक्स में दे दिया, फिर धन लेता है, बैंक से लोन लिया और फिर वह लोन को चुकाता है, तो वह एक ऐसे दुष्चक्र में फंसता है जिसको वह चुका नहीं पाता और उसका पैसा वह उसका नीलाम हो जाता है, वह उसकी एसेट ही नीलाम हो जाती है। जैसे ब्रिटिश काल में जब हम देखते हैं, ब्रिटिश काल जाते हैं तो ब्रिटिश काल में हमारे पास दिखाई देता है उन्होंने राजस्व, भू राजस्व, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था में अत्यधिक लगान रखा था और यह 30% से 66% था। जब जमीन का लगान न चुका पाए तो उसमें उनकी जमींदारी और उनकी भूमि नीलाम हुई थी किसानों की। तो इसका ढांचा हमें यह मिला कि जब जैसे सरकार ने कहा कि निर्धारित तिथि को तुम राजस्व चुका दो, और वो उससे बचने के लिए एक महाजनी व्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, महाजनी व्यवस्था। तो यह महाजनी व्यवस्था थी जो यह मॉडर्न बैंकिंग प्रणाली है, और इसी चक्र जाल में वो विशियस साइकिल में फंसे जिससे आज तक किसान बाहर नहीं निकले हैं और किसानों की जमीन नीलाम हो गई। यहाँ वापस आइए, यहाँ अत्यधिक टैक्स वैसे ही है जो ब्रिटिश काल में लगान का दर था, सिर्फ प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में वह ट्रांसफर हो गया है। और इसमें अत्यधिक टैक्स जैसे ये चुकाएंगे
देने के लिए न चुका पाएंगे और लोन लिए रहेंगे, वैसे ही उनकी संपत्ति नीलाम हो जाएगी। इससे बचने के लिए वह टैक्स का इवेजन करते हैं। टैक्स वही पैसा है जो वह बैंक को लोन के रूप में देते हैं, फिर अपनी संपत्ति अपना नीलाम करा देते हैं। यह वही पैसा है जो उन्होंने टैक्स नहीं दिया, टैक्स दिया था, अब वो टैक्स नहीं देते हैं तो वह अपना बाजार में अपना खुद ही वह निजी तंत्र को विकसित कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, यह जो काला धन है, यह काला धन का मुख्य कारण है 3, अत्यधिक लगान की दर, निजी सेक्टर को बढ़ने ना देना, सरकारी तंत्र का अधिक से अधिक होता जाना। जैसे जैसे सरकारी तंत्र बढ़ेगा, टैक्स की रेट बढ़ेगी और बैंक रेट बढ़ेगा, वैसे वैसे वह अपना पैसा चुकाने में विफल होंगे, अर्थव्यवस्था भी बैठेगी और एनपीए भी उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। इसीलिए इसे विशियस साइकिल का मैंने नाम दिया। यह एक विशियस साइकिल क्रिएट होता है। यह उस मिश्रित अर्थव्यवस्था जो विशेष रूप से भारत में लागू की गई और धीरे धीरे सार्वजनिक समाजवाद की ओर मुड़ती गई, वह राजनीतिक रूप से भी अविकास की ओर जाता है और आर्थिक रूप से भी अविकास की ओर जाता है। यहीं पर वह जगह है जहां पे हमें काला धन दिखाई देता है। काला धन पहली अवस्था में अविकास में सब धन सरकार के पास था। यहाँ वह जो निजी सेक्टर का धन जो नहीं दिए, वह काला धन के रूप में दिखाई देता है। और जैसे ही हम तीसरी अवस्था की ओर जाते हैं, तीसरी विकसित अवस्था, यह राजनीतिक आर्थिक अवस्था, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिक, यह थर्ड फेज है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलप्ड है, डेवलप्ड अवस्था में जाते हैं। तो जैसे तीसरी अवस्था डेवलप्ड अवस्था में जाएंगे, वैसे ही हमें राज्य और प्रशासन या राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही डेवलप्ड हो जाएगा, दोनों ही हमें विकसित दिखेंगे और दोनों में अंतर होगा। राज्य इस क्षेत्र को छोड़ देगा, जब छोड़ देगा निजी क्षेत्र में, तो सारा धन राज्य के पास, अब न्यूनतम धन सरकार और प्रशासन का आधार या उसका आकार होगा, वह सीमित होता जाएगा और इसका आकार बढ़ता जाएगा। तो धन की मात्रा, मनी इज मनी, वह इधर ट्रांसफर हो जाएगी। टैक्स का रेट कम हो जाएगा, टैक्स वितरण में कमी नहीं आएगी, क्योंकि कलेक्शन, जैसे टैक्स का रेट कम करेंगे, टैक्स कम लेंगे, वैसे वह वितरण बढ़ता जाएगा, वैसे कलेक्शन बढ़ेगा तो वितरण बढ़ेगा और वैसे वैसे एनपीए भी खत्म होता जाएगा। जो इस सेक्टर का दोष है, अगर ये संरचना आएगी, समाप्ति के कारण है। कैसे? आप उस अवस्था को खत्म कर दीजिए, इस अवस्था में प्रवेश कीजिए। जैसे प्रवेश करेंगे, यहाँ पर बचत भी होगा, बचत भी है और पूंजी निर्माण भी है। दूसरी अवस्था में न बचत था न पूंजी निर्माण था, और बचत है, पूंजी निर्माण है, तो टैक्स भी ये चुका देंगे। अगर 1% आप ब्याज लेते, लोग से टैक्स लेते हैं, ब्याज दर 1% के आसपास रखते हैं, तो वह आदमी आराम से अपने बाजार से भी लोन लेगा, मार्केट से लोन लेगा, शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता है कोई व्यक्ति, या बैंक से वह लोन लेगा और वह बाजार से उसे चुका भी देगा। तो काला धन वह धन होता है जो एक खास संरचना में उत्पन्न होता है। धन है, पहली अवस्था है अविकसित अवस्था, सारा धन सरकार के पास है। तीसरी अवस्था वह अवस्था है जिसमें सारा धन जनता या उद्योग है, वाणिज्य है, व्यापार है और सरकार, इनके पास होता है। यहाँ पर काला धन नहीं है, सब धन अकाउंटेड होगा, सारा धन ही पब्लिक के, सरकार की नजर में होगा और ये काला धन समाप्ति की ओर जाएगा। कोई एनपीए नहीं होगा, ये शून्य की मात्रा, वो उस शून्य की मात्रा में जाएगा। और बीच का जो लेवल है हमारा यहाँ का मिश्रित अर्थव्यवस्था जो भारत ने अपनाया है, उसी अर्थव्यवस्था में यहीं पर काला धन दिखाई देगा। यह जो अधिकतम टैक्स है, अधिकतम 30% टैक्स है, और जो बैंक रेट है, बैंक रेट, इसके दोनों के बीच और यहाँ जहाँ स्थिरीकरण होता है, स्थिरीकरण जहां पर वह चुका सकता है, दोनों के बीच का जो भेद होता है, यही भेद काला धन की मात्रा होती है, जो काला धन पता लगाने का हमारे पास फॉर्मूला है। जैसे दोनों के बीच में जाएंगे, तो कारण वह था मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसी मिश्रित अर्थव्यवस्था में काला धन की उत्पत्ति हुई और अपने ही धन का वह स्वतः अपने ही खोज कर रहे थे, कहाँ यह छुपा है, कारण क्या है। कारण यही है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे तीसरी अवस्था में जाएंगे डेवलप, यह समाप्त हो जाएगा। बाय।